destroyer of worlds. आदाब दोस्तों, 1945 में अगर अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो शायद वो कभी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जीत ही नहीं पाता। लेकिन फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ अमेरिका ने आखिर इतना बुरा सलूक क्यों किया? वो इंसान जिसने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर फतह दिलाई थी, उसको 11 साल तक यूएसए के अंदर नजरबंद करके आखिर क्यों रखा गया? आज की इस वीडियो के अंदर ओपेनहाइमर और न्यूक्लियर वेपन की हिस्ट्री को देखते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ नौरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1904 में पैदा हुए। उनको बचपन से ही पढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। 18 साल की उम्र में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पर बीमार होने की वजह से वो 1 साल तक क्लासेस नहीं ले सके, लेकिन 4 साल की डिग्री उन्होंने 3 साल के अंदर ही कंप्लीट कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उन्होंने थ्योरेटिकल रिसर्च के बारे में सोचा। उनको केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के अंदर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। अब वो गोटिंगन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी के अंदर पहुंचे और सिर्फ 23 साल की उम्र में पीएचडी मुकम्मल कर ली। पीएचडी करने के बाद वो वापस यूएसए के अंदर आ चुके थे। अभी तक इस कहानी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन जर्मनी के अंदर उधर हिटलर का राज शुरू हो चुका था। हिटलर ने अभी न्यूक्लियर वेपन्स का ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को और ये खबर अमेरिका के अंदर भी फैलने लगी। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस चीज का पता चला तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक खत लिखा। उसके अंदर उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर हिटलर एटॉमिक वेपन्स बनाने में कामयाब हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस बात का पता चलते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस चीज को काफी सीरियस लिया, लेकिन वो अल्बर्ट आइंस्टाइन पर बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो खुद जर्मनी से यहां पर आकर बैठे हुए थे। इस वजह से उन्होंने अपनी फोर्सेस से कहा कि किसी ऐसे इंसान को ये प्रोजेक्ट दो जो कि इसको अच्छे तरीके से कर सके, और इसके लिए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को सिलेक्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और इसके लिए $2.2 बिलियन का बजट रखा गया। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा आसान नहीं था। इसके लिए 1,35,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया और इसके लिए लॉस एलमस एक नया शहर बनाया गया। इस शहर के अंदर क्या चल रहा है बाहर बैठे लोगों को कुछ भी इल्म नहीं था। जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उनमें से एक भी शख्स किसी दूसरे को असल नाम से नहीं जानता था। उनकी फैमिलीज को इस चीज का इल्म नहीं था कि लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। अमेरिकन फोर्सेस का फोकस सिर्फ इस चीज पर था कि किसी भी सूरत में इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, ना ही आज के दिन में, ना ही आने वाले 100 सालों के अंदर। उनको इस बात का शक था कि अगर इंफॉर्मेशन लीक हुई तो बराबर की टक्कर का वो आ बैठेगा और उसके बाद इनके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। लॉस एलमस के अंदर चलने वाली इस रिसर्च के अंदर सबसे मेन रोल ओपेनहाइमर का था। ओपेनहाइमर पहले यूरेनियम के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर चुके थे। उनको इस चीज का इल्म था यूरेनियम 238 एक अनस्टेबल एलिमेंट है, लेकिन इससे ज्यादा अनस्टेबल यूरेनियम 235 है और उसको बनाया जा सकता है अगर यूरेनियम 238 के अंदर एक खास तौर का रिएक्शन करवाया जाए। तो उन्होंने इस बात का फैसला किया यूरेनियम 235 को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसकी मिकदार नेचुरल होने की वजह से कम थी, इसलिए प्लूटोनियम 239 को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और फाइनली एक दफा एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था। 16 जुलाई 1945 को इसको पहली दफा टेस्ट किया गया। जब इसको टेस्ट किया गया तो यहां पर ओपेनहाइमर ने तरीकी अल्फाज कहे, नो आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये तरीकी अल्फाज उन्होंने कहे और उसके बाद उनको इस चीज का इल्म हो चुका था। उनको ये बात लग चुकी थी कि मैंने जितना खतरा सोचा था उससे कई गुना ज्यादा खतरा दुनिया को होने वाला है इस न्यूक्लियर वेपन की वजह से। अगले ही महीने बगैर कुछ सोच समझे हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक कर दिए गए। न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल किया गया और अमेरिका ने यह जंग जीत ली। जापान यहां पर सरेंडर कर चुका था, उन्होंने हार मान ली और सारी शर्तें मंजूर कर लीं। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने अब यह सोचा कि किसी ना किसी तरह से ओपेनहाइमर को ठिकाने लगाना चाहिए। ओपेनहाइमर इसके लिए सबसे बड़ा रिस्क था। अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक करते तो पूरी दुनिया में से कोई भी ऐसा कर सकता था, कोई भी ये बॉम्ब बना सकता था। लेकिन ओपेनहाइमर बहुत ज्यादा मुखलिस थे अमेरिका के साथ और वहां पर ही रिसर्च में लगे रहे। अगले 4 सालों के बाद किसी ना किसी तरह से सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। ये पता नहीं चल रहा था कि इंफॉर्मेशन कहां से लीक हुई, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी थी। अब वहां पर कमेटियां बैठने लगी। अदालत के अंदर ओपेनहाइमर को कई दफा बुलाया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। फाइनली यह डन हुआ कि ओपेनहाइमर ने इंफॉर्मेशन लीक की, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड और इनकी वाइफ दोनों कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और इस पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी ज्यादा ताल्लुकात थे। ओपेनहाइमर कई दफा ये बात कह चुके थे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए और उनको एक दफा बेदखल कर दिया गया तमाम मामलात से। उनके पास अब कुछ भी नहीं था और उनके ऊपर साफ तौर पर नजर रखी जा रही थी कि मजीद किसी के साथ ये राब्ता भी ना कर सकें और उनको नजर बंद करके रखा जाने लगा। अगले 11 सालों तक वो उसी तरह से अमेरिका के अंदर रहे। यूएसए के अंदर इतने साल रहने के बाद उन्होंने इस चीज का फैसला किया कि वो कभी भी अमेरिका के लिए काम करने पर राजी नहीं होंगे। उधर दूसरी तरफ जॉन एफ कैनेडी 1961 के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं
उनको इस चीज का इल्म था कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया और ओपनहाइमर पूरी तरह से बेकसूर हैं। उन्होंने इनको एक नया प्रोजेक्ट देने की कोशिश की, लेकिन ओपनहाइमर ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जो कि इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर थे, उन्होंने इनको बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से भी नवाजा, लेकिन उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी और उनको कैंसर की बीमारी ने आ घेरा। ओपनहाइमर 1966 में कैंसर की बीमारी की वजह से चल बसे। इनकी ऐश को ओपनहाइमर बीच के अंदर बहा दिया गया। Subscribe the channel for more videos. Thank you, all of you, to be with us.